Hello, welcome. Welcome to StudyGram. I am Akash and I am going to teach you the nomenclature. हम लोग आज देखेंगे nomenclature और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस को। हम लोग जो है थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे उसके क्वेश्चन वाले पार्ट को। थोड़ी बहुत थ्योरी डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चंस में पकड़ बन जाए। थोड़ी बहुत थ्योरी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। सो आज हम लोग एल्केन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाँ, इस बात का हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एल्केन में 25 से 30 क्वेश्चन कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एल्केन से, तो आपके एल्केन के सारे डाउट्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। बट इसके लिए एक ही शर्त है कि आपको बार बार इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। इस नोट्स को आपको बार बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को पूरी तरह से बाय हार्ट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को राइट डाउन करना है, कॉपी में लिख के उसको बार बार रिवाइज़ करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने जिन टीचर से ये सीखा है, चाहे वो YSY सर हो या अभिषेक सर हो, जो भी टीचर्स हैं उनको थैंक यू बोलूँगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। आप लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में देख चुके होंगे कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स का किसे कहते हैं। आपने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आप देख चुके होंगे। ये सब बेसिक नॉलेज है जो आपको शायद आता होगा। तो हम लोग थोड़ा बस नाम मात्र का रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, और जो रूल्स में प्रॉब्लम्स होगा वो मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि कौन से रूल्स में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो रूल 1 क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। देखिए रूल 1 ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ये बेसिक रूल है कि आप उसी चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, और उसी चेन को हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को हम लोग PC भी डिनोट करेंगे। PC इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेरेंट चेन। उसके बाद हम लोग रूल 2 में देखेंगे। तो रूल 2 में ये है कि रूल 1 को तोड़ना नहीं है अनटिल कि अगर रूल 1 को तोड़ना नहीं, ये बात तो फिक्स है। लेकिन अगर रूल 1 के सामने धर्म संकट आ जाए, दुविधा आ जाए कि भैया एक साइड से अगर हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और दूसरे साइड से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड से अगर 6 और 6 ही आ रहा है, देन व्हाट विल हैपन? तो उस केस में रूल 2 बताता है कि उस चेन को चुनो जिसमें कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट एटम हो। उस चेन को चुनो जिसमें कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट एटम हो। रूल 1 क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में होगा उसको चुनो। रूल 2 बोलता है कि अगर टाई हो जाए तो उस चेन को चुनो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कार्बन हो। उसके बाद फिर रूल 3 जो है पेरेंट चेन के बारे में बात नहीं कर रहा है। रूल 3 बात कर रहा है सब्स्टिट्यूट के बारे में। रूल 3 किसके बारे में बात कर रहा है? सब्स्टिट्यूट के बारे में, कि नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। तो रूल 3 इज़ टॉकिंग अबाउट नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो एल्केन में पहला रूल ये है कि पेरेंट चेन को चुनिए। दूसरा रूल ये है कि उस चेन को चुनिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हो। और तीसरा रूल ये है कि हम जो है रूल कैसे चुनेंगे, ठीक है, हम कैसे रूल को चुनेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई है ख़त्म। नंबरिंग, तो नंबरिंग, तो इसमें हम लोग जो बोलते हैं कि जब हम लोग रूल 3 को देख रहे हैं कि कैसे हम नंबरिंग देंगे सब्स्टिट्यूट एटम को, तो उसमें बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो किया जाएगा, लोएस्ट लोकेंट नंबर को फॉलो किया जाएगा। ये क्या है लोएस्ट लोकेंट नंबर? तो देखिए रूल नंबर 1 तो क्लियर है, बहुत आसान है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। रूल नंबर 2 भी आसान है, इसको भी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बेसिकली आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा। और रूल 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल 3 को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो देखिए ये है क्वेश्चन 1 और ये है क्वेश्चन 2। तो यहाँ पर हम लोग रूल 3 को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, मान लीजिए ये लेफ़्ट है और इधर से इधर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं,
तो हम लोग देखते हैं। तो मैंने बोला था कि पहला रूल में क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेंट चेन चुनने। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 यही है जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेंट चेन है। अगर आप इधर से भी लेते हो, मतलब आप अगर इस कार्बन से भी लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन चुनो। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल आपको ये बताता है, लोएस्ट लोकेंट रूल आपको ये बताता है कि भैया आपको किधर से काउंट स्टार्ट करना है, आपको काउंट किधर से स्टार्ट करना है, आपको काउंट किधर से स्टार्ट करना है। मैंने बोला था ना कि जब भी लोएस्ट लोकेंट रूल लगाने का लोकेंट रूल लगाने का ज़रूरत पड़ेगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि कार्बन उधर से चुनिए जिधर से कि सब्स्टिट्यूट का पोजीशन को लोएस्ट नंबर मिले। अगर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो इस कार्बन को हम जो कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये जो सब्स्टिट्यूट कार्बन है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूट कार्बन है, इसको पोजीशन मिलेगा 2, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूट कार्बन है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूट कार्बन है, इसको पोजीशन मिलेगा 4, इसको पोजीशन मिलेगा 4, इसको पोजीशन मिलेगा 4, ठीक है। और अगर हम राइट टू लेफ़्ट चलते हैं, मतलब इधर से इधर चलते हैं, तो इधर से इधर में देखते हैं कि इस कार्बन को पोजीशन मिलेगा 3 और अगले जो कार्बन है उसको पोजीशन मिलेगा 5। तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने बोला ना सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट नंबर देना है। तो 2 और 3 में कौन ज़्यादा है, तो 2 और 3 में 3 ज़्यादा है, तो लोएस्ट देना है, इसका मतलब ये सही होगा। या 4 या 5 में भी देखो तो ये इस तरह से आप नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे, हमेशा लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। फिर इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, देखिए क्वेश्चन के थ्रू ही मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके, बट आप क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिए, आपके एक भी डाउट्स लास्ट में बचेगा नहीं। चलो तो हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं इसको हम लोग डील करते हैं। देखो अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट मतलब इस साइड चलते हैं, तो देखो इसमें जो है इस कार्बन को पोजीशन मिला 2, इस कार्बन को पोजीशन मिला 2 और इस कार्बन को पोजीशन मिला 6, ठीक है। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ़्ट चलते हैं, राइट टू लेफ़्ट काउंट करते हैं, तो इस कार्बन को पोजीशन मिला 2 और बाकी इन दोनों को मिलेगा 6 और 6। तो आप इसमें बेसिकली मैं आपसे पूछूं कि लोएस्ट कौन है, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि ये तो इस तरह से आप इसको नहीं फॉलो करोगे। तो आप समझ गए कि एल्केन के पूरे नोमेनक्लेचर में सिर्फ और सिर्फ 3 रूल है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फिर उस चेन को चुनिए जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट आ रहा है, और तीसरा लोएस्ट लोकेंट रूल, जिसको कि मैंने समझाने की कोशिश की है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में थ्योरी में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आए हैं तो आपको आता है। बट अब हम लोग देखते हैं कि राइटिंग ऑफ नोमेनक्लेचर में मेन क्या क्या चीज़ें हमको लिखना होगा। तो देखिए वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स, यही बेसिक राइटिंग का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम लोग बहुत थोड़ा सा डिटेल में आए तो इसको हम लोग पूरा अगर देखें तो वर्ड रूट बोले तो हमारा क्या होगा, वर्ड रूट बोले तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसको बोलेंगे मिथ, इथ, प्रोप। और सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स 1 जो होता है, जनरली अगर हम एल्केन के केस में हमारा जो सफिक्स होगा, एल्केन के केस में सफिक्स होगा ANE। और वर्ड रूट क्या होगा, तो वर्ड रूट हमारा मिथ है या इथ है या प्रॉप है, तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा वर्ड रूट है। और ये है हमारा प्रीफिक्स बोले तो कौन सा, तो प्रीफिक्स में हमारा हो सकता है मिथाइल, इथाइल, ये सब हमारे प्रीफिक्स हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको नोमेनक्लेचर लिखना है तो आप पैरेंट चेन से क्या पता लगाओगे, तो आप पैरेंट चेन से आप पीसी से आप पता लगाओगे वर्ड रूट का। फिर आप जो है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन से पता लगाओगे कि वो कौन सा सफिक्स है। सफिक्स में भी एल्केन, सफिक्स में भी एल्कीन, सफिक्स में भी एल्काइन। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एल्केन, तो यहाँ पे जो वर्ड रूट होगा, यहाँ पे जो
सफिक्स होगा वो हमेशा ANE होगा एल्केन के लिए। और प्रीफिक्स में हम आप लोग जानते हैं कि प्रीफिक्स जो है सब्स्टिट्यूट एटम्स को यहाँ पे प्रीफिक्स बोला गया है। सब्स्टिट्यूट एटम जो कि पैरेंट चेन के अलावा कनेक्ट है पैरेंट चेन से, उसको सफिक्स बोला गया है। इट में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इट में भी क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, ये सब चीज़ें बेसिक है। फिर भी जब हम उस तरह से हैलो एल्केन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे उनके सफिक्स को देखा जाता है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं एल्केन पे, सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं एल्केन पे। फिर एक चीज़ और जो मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए वो है राइटिंग ऑफ बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो NCERT के जो लाइंस हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आती है, बट मैं हल्का सा जल्दी बोलकर रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, द स्ट्रक्चर इन विच ओनली लाइन्स आर यूज्ड, मतलब उसमें एटम्स नहीं लिखे जाएंगे। इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स नॉट शोन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एटम को लिखना नहीं है। बॉन्ड लिख के कार्बन और हाइड्रोजन एटम का मतलब समझ जाएंगे। उसके बाद बोलते हैं दिस लाइन रिप्रेजेंटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ड्रॉन बिटवीन जिगजैग फैशन, मतलब जैसे कि मान लो कि ये हमारा CH3 CH2 और ये है हमारा CH3, तो इसको हम लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे CH3 ये देखो, ये इसको ऐसे लिख देंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन फार्मूला में नहीं लिखना है। क्या सीखे, कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन फार्मूला में नहीं लिखना है। कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन फार्मूला में नहीं लिखना है, पर क्या ऑक्सीजन को लिखना है, तो बोलो हाँ, ऑक्सीजन को लिखना है बॉन्ड लाइन फार्मूला में। जब भी ऑक्सीजन आए यू हैव टू राइट, क्लोरीन आए यू हैव टू राइट, अगर नाइट्रोजन आए यू हैव टू राइट, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आए यू हैव टू राइट कि आपको लिखना है। किसको नहीं लिखना है, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो टर्मिनल एंड्स डिनोट CH3, जैसे मान लो ये जैसे मान लो कि ये तो ये जो टर्मिनल एंड है, ये जो टर्मिनल एंड है, इसका मतलब क्या है CH3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है CH3। ठीक है, ये समझ में आ गया। अदरवाइज अगर फंक्शनल ग्रुप पे लिखना है, फंक्शनल ग्रुप में जो बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो सबको भी आपको लिखना है। बस कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए तब आपको लिखना है। जैसे कि मान लो कि ऐसे है और यहाँ पे है COOH, तो ये आपको लिखना है। देखिए, हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें COOH आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कार्बन को यहाँ नहीं लिखोगे, वहाँ पे कार्बन भी लिखेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन भी लिखा जाएगा। मतलब ये कि CH को एल्केन या एल्काइन या मतलब एल्केन एल्काइंस में नहीं लिखना है, मतलब हम लोग एल्केन एल्काइन एल्कीन में नहीं लिखना है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जब फंक्शनल ग्रुप में आएगा तो आपको लिखना है। कार्बन और हाइड्रोजन जब फंक्शनल ग्रुप में आएगा तो आपको लिखना है। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन जब फंक्शनल ग्रुप में आएगा तो आपको लिखना है। अब हम लोग एग्जाम्पल अभी तक में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि पीछे आपको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं, दो टर्मिनल पॉइंट, दोनों CH3 को डिनोट कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं CH3 और CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथेन, 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 इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। ये देखो, ये CH3, ये CH3 और ये टर्मिनल पॉइंट पे नहीं है, तो ये है हमारा CH2, ये है हमारा CH3 और ये है हमारा CH3।
तो अगर हम लोग इसका नामकरण करें तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, तो ये 1 2 3, तो ये हो गया 3 का मतलब हो गया प्रॉप। और क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग लिखेंगे एन। तो देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा वर्ड रूट और ये है हमारा सफिक्स। देखो लिखने सीख गए ना, वर्ड रूट और हमारा वो सफिक्स। फिर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या, 4 का मतलब सीधा सीधी लिखो ब्यूट। और यहाँ पे ये क्या है, ENE, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ना तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारा पता है कि ये एल्केन है तो ANE लगा दिए, ब्यूटेन। उसके बाद अगर हम लोग इधर आते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब क्या होगा, पेंट लिख दो। वर्ड रूट क्या हो गया, पेंट। वर्ड रूट क्या हो गया, पेंट। ये हो गया वर्ड रूट और इसका जो सफिक्स होगा वो होगा ANE, पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया था कि पहले लिखना है प्रीफिक्स, फिर लिखना है वर्ड रूट और फिर लिखना है हमें सफिक्स। तो ये चीज़ हमने बताया। जैसे इसमें देखिए प्रीफिक्स तो था ही नहीं, तो हमने वर्ड रूट लिखा पहले और उसके बाद फिर हमने लिखा सफिक्स। क्लियर है। तो आपको बेसिकली एल्केन का फॉर्मूला लिखने आ गया। ये स्टार्ट हुआ लेवल 1, अब हम लेवल बढ़ा के लेवल 5 तक लेके जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम इसका नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो आप नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट कीजिए। पहला रूल क्या, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। पहला रूल देखो, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक है। अब अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो ये देखो, इसको ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम आपके तसल्ली के लिए कर देते हैं 1, फिर यहाँ पे देखो ये 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मतलब ये वाला जो डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम चेन नहीं मानेंगे। और अगर इस डायरेक्शन में भी लेंगे तो दोनों तरफ से वही आएगा 1 2 3 4। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 आया, 5 आना तो 5 का हम लोग वर्ड रूट क्या लिखेंगे, पेंट। सीधा सीधी लिख दो, पेंट लिख दो। अब देखो एल्केन है, क्या है, एल्केन है तो इसका सफिक्स लिख दो एन। तो आप ये लिख दिए पेंटेन। फिर मैंने बोला कि आपको प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स में मैं बोलता हूँ, प्रीफिक्स में देखे यहाँ पे आपने देखा होगा कि प्रीफिक्स लिखना है। तो वर्ड रूट क्लियर है, वर्ड रूट लिखा गया है, सफिक्स लिखा गया। अब हमको लिखना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में देखिए, प्रीफिक्स का पोजीशन लिख के देना पड़ता है। तो अब देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो बॉन्डेड एटम है वो यहाँ से है, जो कि पोजीशन नंबर 3 से है, पोजीशन 3 से है। तो प्रीफिक्स या इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, 1 2 3, दोनों साइड से वो 3rd नंबर पे ही आ रहा है। तो ये जो हमारा प्रीफिक्स है, ये लाइन का मतलब हो गया यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट्स डिनोट CS3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 पोजीशन बताया, फिर प्रीफिक्स लिखा मिथाइल CS3 को हम लोग क्या लिखते हैं, मिथाइल CS3, मिथाइल। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं पेंटेन। तो 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको लिखने सीख गए हो। धीरे धीरे हम लोग लेके चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं। चलो देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था, ये हमारा 4 था, वो 5 था। अगर हम लोग इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5। अरे वाह, दोनों साइड से 5 आ गया। तो अब आप पे तो रूल वन फॉलो तो किया, बट आंसर नहीं आया। लगाओ रूल 2।
रूल 2 लगाओ, रूल 2 लगाओ। रूल 2 क्या बोला था कि उस पेरेंट चेन को चुनो, उस पेरेंट चेन को चुनो जो कि लॉन्गेस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट को कैरी करता है। तो अगर हम लोग इस पेरेंट चेन को चुनते हैं, इस पेरेंट चेन को चुनते हैं, इस पेरेंट चेन को चुनते हैं, तो इसमें देखिए सब्स्टिट्यूट नंबर क्या है 1 और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आया 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आया 2, 2 सब्स्टिट्यूट आ गया, 2 सब्स्टिट्यूट आ गया, 2 सब्स्टिट्यूट आ गया। और अगर हम लोग इस पेरेंट चेन को चुनते हैं, इस पेरेंट चेन को चुनते हैं, तो देखते हैं 1 और यहाँ पे आया 2। वाह, ये तो फंस गया, तो किधर से करें? तो आश्चर्य की बात ये है कि इस क्वेश्चन का ट्रिक ही यही है कि आप दोनों तरफ से किस साइड से भी कीजिए आपको आंसर सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है सब्स्टिट्यूट में। तो आप इसको लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखिए, तो वर्ड रूट 5 कार्बन चेन है तो पेंट लिख दिया। अब बताइए ये एल्केन है, अल्काइन है या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो मतलब सफिक्स में आपका क्या होगा, एल्केन ही है, तो इसको पहले लिख दो एन, पेंटेन हो गया। अब लिखो सब्स्टिट्यूशन को, अब लिखो सब्स्टिट्यूशन को, अब लिखो सब्स्टिट्यूशन को। तो सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा है? तो देखो, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मानते हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। और इसको हम सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो मिथाइल और इथाइल, मिथाइल और इथाइल। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि इसका नाम हो जाएगा इथाइल और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अब हम लोग जानते हैं कि जब हम सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं, जब हम सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं, जब हम सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट वर्ड ABCD अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट वर्ड में ABCD अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा, सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट वर्ड, सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट वर्ड ABCD अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको नोमेनक्लेचर में पहले लिखेंगे। ABCD अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको नोमेनक्लेचर में पहले लिखेंगे। तो हम लोग बताइए कि ये है इथाइल और ये है मिथाइल। इथाइल का पोजीशन क्या है? इथाइल का पोजीशन है 3rd और मिथाइल का पोजीशन क्या है? मिथाइल का पोजीशन है 2। तो देखिए नंबरिंग के हिसाब से, देखो नंबर के हिसाब से हम लोग नहीं करते हैं, मतलब कि हम लोग मिथाइल को पहले नहीं लिखेंगे, मिथाइल को पहले नहीं लिखेंगे। हम लोग किसके हिसाब से करते हैं? अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो अब बताओ कि ई पहले आता है या एम? ई पहले आता है या एम? तो सबको पता है कि ई पहले आता है, तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? हम लोग इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल और पेंटेन, ये आप इसका नोमेनक्लेचर है। यू हैव टू प्रैक्टिस 1 to 3 टाइम्स, आप पूरी तरह से समझ जाओगे। मैंने एक एक करके तोड़ के इस बताया। तो पहले हमने क्या लिखा? पहले हमने लिखा वर्ड रूट, फिर हमने क्या लिखा? फिर हमने लिखा सफिक्स, फिर हमने क्या लिखा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में भी हमने देखा कि नंबरिंग को वैल्यू ना देके अल्फ़ाबेट को वैल्यू देते हैं। नंबरिंग के हिसाब से तो मिथाइल जीता, लेकिन हम वैल्यू किसको देंगे? अल्फ़ाबेट को। तो अल्फ़ाबेट में 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा, ये आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप फटाफट करते हैं। अब हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर। इसमें देखिए जो सब्स्टिट्यूट है, मैंने बोला सब्स्टिट्यूट का अल्फ़ाबेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले नंबरिंग देते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूट का अल्फ़ाबेट, तो ये इसका जो अगर हम लोग नाम लिखे तो BR को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, हम लोग Cl को लिखते हैं हम लोग क्लोरो, सॉरी BR को हम लोग लिखते हैं ब्रोमो, Cl को हम लोग लिखते हैं CHO,
LR क्लोरो, और N2O को लिखते हैं हम लोग नाइट्रो। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अगर हम समझाएं तो पहले ब्रोमो लिखा जाए या पहले क्लोरो लिखा जाए, पहले ब्रोमो लिखा जाए या पहले क्लोरो लिखा जाए, मतलब नंबरिंग इस साइड से 1 स्टार्ट करेंगे या 1 इस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में पहले B आता है फिर C आता है, मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये जो है हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 5। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर नोमेनक्लेचर किए तो 5 है, तो पहले पेंट लिखो, फिर इसके सफिक्स को लिखो, सफिक्स को लिखोगे तो लिखोगे एल्केन, फिर 5 है तो इसका सफिक्स लिखा तो सफिक्स लिखेंगे तो सफिक्स हो गया एल्केन। अब इसके बाद इसका नाम स्टार्ट करो लिखना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो 2 पोजीशन दिया ब्रोमो, फिर 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर फिर देखो B के बाद कौन आता है, B के बाद C आता है या N आता है, B के बाद C पहले आता है या N पहले आता है। तो आपको पता है पहले B के बाद C पहले आता है, तो C का मतलब यहाँ पे 4 क्लोरो, और यहाँ पे हमारा जो है 3 नंबर में कौन सा हो जाएगा, रुको 1 मिनट 1 सेकेंड, इसको ख़राब नहीं करते देखने में। टू ब्रोमो 4 क्लोरो 3 नाइट्रो पेंटेन। ये देखिए, तो आपने पहले तो ये दिया कि भैया इधर से नोमेनक्लेचर करे कि इधर से करे, तो आपने देखा कि B पहले आता है तो आपने इसको B को ब्रोमो को लोएस्ट पोजीशन दिया, लोएस्ट रोकेंट रूल को फॉलो किया। फिर जब लिखने की बारी आई तो लिखने में भी इस बात का आपने ध्यान दिया कि C पहले आता है या N, C पहले आता है या N, तो आपने लिखने में भी ध्यान दिया C पहले आता है या N। तो लिखने में आपने देखा कि C पहले आता है तो 4 क्लोरो 3 नाइट्रो। मैंने बोला था पिछले स्लाइड में अगर हम लोग जाते हैं तो हमने बोला था कि नंबर को वैल्यू नहीं दिया जाता है, अल्फ़ाबेट को वैल्यू दिया जाता है। नंबर को वैल्यू नहीं दिया जाता, अल्फ़ाबेट को वैल्यू दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। चलो इसका लॉन्गेस्ट चेन खोजो, तो देखो लॉन्गेस्ट चेन खोजो। तो अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, इसका आप लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, तो बहुत सारे लड़कों को ऐसे दिख रहा होगा ये है लॉन्गेस्ट चेन, कुछ को ऐसे दिख रहा होगा ये है लॉन्गेस्ट चेन, पर मैं कहता हूँ कि ये भी तो हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन। ये देखो ये है हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ये है हमारा लॉन्गेस्ट चेन। चलो तो ये बात समझ में आई कि लॉन्गेस्ट चेन चुन लिया। तो लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद इसमें बचा ही नहीं क्वेश्चन का कुछ दाम। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 तक आ गया। अब देखो नंबरिंग उल्टा भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अगर आप उल्टा भी करते हो, जैसे मैं उल्टा करके दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए सब्स्टिट्यूट का पोजीशन कहाँ है। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन है तो एक पोजीशन 3rd पे आया, दूसरा 4th पे आया। यहाँ पे भी देखो सब्स्टिट्यूट 3rd और 4th पे ही आ रहा है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट 3rd और 4th पे ही आ रहा है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट 3rd और 4th पे ही आ रहा है। मतलब उल्टा लो या सीधा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लॉन्गेस्ट चेन खोजना था तो मैं फटाक से लिख देता हूँ। तो फटाक से लिखता हूँ। तो सबसे बड़ा चेन है हमारा हेक्स 6 डिजिट, एल्केन है तो एन लगा दिया। अब हम लोग लिखते हैं कहाँ पोजीशन है, तो 3 और 4 पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप है ये, तो ये है हमारा इथाइल, ये है हमारा C2H5 जिसको हम लोग बोलते हैं
इथाइल, इथाइल, इथाइल। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली यहाँ एक इथाइल नहीं है, यहाँ पे दो इथाइल है। तो इस दो इथाइल को हम लोग कैसे डील करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे 3,4 बताना तो पड़ेगा कि दोनों इथाइल है, तो लिखते हैं डाई इथाइल और हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन, 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन, 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन, ये नाम इसका है 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन। चलिए ये हो गया, बहुत आसान था। अब इसको बनाते हैं। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल है, मतलब आपके बनता है, बट आपके माइंड में जो छोटा छोटा जो ग्रुप्स है ना, मैं मानता हूँ कि एल्केन का फॉर्मूला लिखने सबको आता है, बट इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपके माइंड में जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं कि आपको आता है, फिर भी उन ग्रुप्स को भरने के लिए। चलिए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 ले। अगर इधर से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, तो जब दोनों तरफ से सेम आता है तो हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूट अगर इस साइड से भी चले तो सब्स्टिट्यूट 2 है, इस साइड से भी चले तो सब्स्टिट्यूट 2 है। मतलब आप इसको लो या इसको लो, ये आपके मर्जी पे है। तो हम लोग इस साइड को लेना स्टार्ट करते हैं, हम इस साइड को प्रिफेयर करते हैं, ठीक है, इस साइड को प्रिफेयर करते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखो कितने कार्बन का चेन है, तो टोटल है हमारा 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का पेंट लिख दिया। एल्केन है तो एल्केन लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूट देखो, ये कौन सा सब्स्टिट्यूट है? 1 कार्बन और ये रहा 2 कार्बन, मतलब ये इथाइल है भैया, ये इथाइल ग्रुप है और ये भी हमारा इथाइल ग्रुप है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो आपको पता होगा कि दोनों थर्ड पोजीशन से अटैच है, 3 दोनों का पोजीशन नंबर दिया 3। ये भी देखो, ये भी थर्ड पोजीशन से अटैच है और ये भी थर्ड पोजीशन से अटैच है, 3 2 इथाइल है। तो आपको मैं बताया था कि डाई लगा दो, फिर इथाइल लिख दो और लिख दो पेंटेन, 3 डाई इथाइल पेंटेन। बहुत आसान था। अब आते हैं इसमें आपको थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ट्रिक वाला है, ये सब आईआईटी के क्वेश्चन है, एडवांस आईआईटी के क्वेश्चन हैं। इन सभी को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे डील करेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले रूल नहीं तोड़ना है, ये बात हमेशा याद रखो कि रूल नहीं तोड़ना है। तो चलो इसको गिनते हैं पहले, चलो गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 9 है। सबसे पहले लिखो नोनेन। एल्केन है तो एल्केन लिख दिया, एन लिख दिया, और नोन है तो नोनेन लिख दिया। तो सबसे पहले हम हमारा क्या आ गया नोमेनक्लेचर का? नो नेन। यहाँ तक ये तो क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पहले एक सब्स्टिट्यूट होता था, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूट है। तो पहले हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो, सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब कि एस में एस हो, सब्स्टिट्यूट के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो, तो इसका नोमेनक्लेचर लिखने का पैटर्न बदल जाता है, इसका नोमेनक्लेचर लिखने का पैटर्न बदल जाता है। तो सबसे पहले हम इस सब्स्टिट्यूट का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इस सब्स्टिट्यूट का क्या नाम है भाई? तो देखो ये जो कार्बन, जिस कार्बन से ये अटैच होता है उसको बोलते हैं 1 नंबर, और इसको हम लेते हैं 2 नंबर, इसको हम देते हैं 2 नंबर, इसको हम देते हैं 1 नंबर। देखो 4 नंबर से जो अटैच है, ये यहाँ पे 6 नंबर से जो अटैच है, उस कार्बन को जो डायरेक्ट अटैच कार्बन होता है, मतलब पीसी से डायरेक्ट अटैच कार्बन को, पीसी से डायरेक्ट अटैच कार्बन को 1 नंबर दिया जाता है। लिखिए आप कि अगर सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो, या आप हमेशा याद रखो कि पीसी से, पेरेंट चेन से डायरेक्ट अटैच कार्बन को, जिसको वैलेंट कार्बन कहते हैं, उसको नंबर 1 दिया जाता है, उसको नंबर 1 दिया जाता है, उसको नंबर 1 दिया जाता है। लिखिए पेरेंट चेन से डायरेक्ट, पेरेंट चेन से डायरेक्ट अटैच कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है। तो 1, और इसको दे दो 2, इसको दे दो 2। तो अब इसका हम अगर नोमेनक्लेचर करें तो 1 2 इथेन, तो इथेन तो होगा नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में है, तो इथाइल, तो लिखो इथाइल, ठीक है, इथाइल। उसके बाद पोजीशन 1 पे क्या है? 2 मिथाइल लगे हुए हैं। देखो पोजीशन नंबर 1 पे ये दोनों तरफ, ये भी CH3 और ये भी CH3,
तो दोनों तरफ मिथाइल लगे हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे इसका? आप इसको लिखोगे, आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे 1,1,1,1 डाई मिथाइल। तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया, इस पार्ट का नोमेनक्लेचर हो गया। उस पार्ट का क्या नाम है? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। लेकिन देखिए सब्स्टिट्यूट के अंदर जब सब्स्टिट्यूट आता है तो इसका, और वो भी जब दो दो आता है, तो इसको हम लोग अंदर डालते हैं, क्योंकि ये दो बार आ रहा है। एक फोर्थ पोजीशन पे भी आ रहा है और ये एक फोर्थ पोजीशन पे भी आ रहा है और सिक्स्थ पोजीशन पे भी आ रहा है। फोर्थ पोजीशन पे भी आ रहा है, सिक्स्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो इस प्रकार के नोमेनक्लेचर में हम लोग इसको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ डाई, ट्राई और टेट्रा तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही यूज़ कर चुके हैं। जब हम दो बार डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करेंगे तो हमारे केमिस्ट्री के जो नियम बनाने वाले लोग हैं उन्होंने बोला है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा यार, बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि फिर से डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करें। तो उन्होंने एक नियम खोजा जिसमें उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे 20 ट्रिस टेट्रा किस जैसे शब्दों को यूज़ करेंगे। मतलब दो बार अगर ऐसे टाइप से ग्रुप रहे तो कैसे यूज़ करना है? 20। अगर 3 बार रहे तो आपको यूज़ करना है ट्रिस। तो 4 बार रहे तो टेट्रा किस, उतना आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको अगर नोमेनक्लेचर लिखने के लिए दिया जाए तो डाई ट्राई यूज़ करके नहीं, आप इसका नोमेनक्लेचर क्या लिखेंगे? आप इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे 4, 6। 2 बार है, 4 और 6 पोजीशन पे ये वाला ग्रुप है फंक्शनल 4, 6। अब 2 बार है तो 2 बार की जगह पे आप लिखेंगे 20 और उसके बाद ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल इथाइल नोनेन। आप लिख देंगे ड्राई ट्राई मिथाइल नोनेन। आप लिखेंगे ड्राई ट्राई मिथाइल ठीक है। तो आप लिखेंगे 4,6,1,1 डाई मिथाइल इथाइल नोनेन। तो इससे 20 क्यों लिखा ये समझ में आया? क्योंकि डाई अगर लिख देते तो 2 बार हो जाता, उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता। तो इस कंडीशन में जब ब्रैकेट में आ जाए तो ब्रैकेट वाले चीज़ों को लिखने के लिए 20 ट्रिस टेट्रा किस जैसे शब्दों को यूज़ किया जाता है। आप बस 20 तक याद रखिए, कभी कभी रेयर केस में आपको ट्रिस दे दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, टेट्रा किस वगैरह नहीं पूछेगा। सो बी रिलैक्स। लेकिन इस फंडा को आप समझ लीजिए कि 20 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उसको बार बार लिखा नहीं जा सकता है। चलिए आगे हम नोमेनक्लेचर देखते हैं। ऐसे नोमेनक्लेचर में भी लड़के कंफ्यूज करते हैं। इन सब टाइप के नोमेनक्लेचर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है पेरेंट चेन चुनने का। आप बस एल्केन लिखने के लिए पेरेंट चेन चुनना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट चेन में मैच टाई हो जाए तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट चेक करना ज़रूरी है। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट में भी मैच टाई हो जाए तो लोएस्ट रोकेंट रूल के थ्रू नोमेनक्लेचर लिख दो। 3 रूल है, सिंपल बेसिक सिंपल 3 रूल है, उसको फॉलो करो, खेल ख़त्म। चलो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चुनते हैं। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चुनो। तो मुझे तो दिख गया भाई लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। पहले आप अपना ट्राई करिए तो आपको दिखेगा, लेकिन मैं आपको जल्दी में बताता हूँ। तो देखो मुझे तो दिख गया, ये देखो ये हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है। ये हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है। ये जो है हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है। ये हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है। ये समझ में आ गया क्या? यहाँ तक आपको आ गया होगा कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चुनना होता है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चुनना होता है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चुनना होता है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चुनना होता है। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन चुन लिया तो आप इसका नोमेनक्लेचर करो और आप देख पा रहे हो कि सेम टू सेम पोजीशन है, दोनों तरफ से नोमेनक्लेचर सेम आएगा। दोनों तरफ से इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल 1 और 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल। एक बात हमेशा याद रखिए, आप इसको 1 नहीं दे सकते हैं, आप इसको 2 नहीं दे सकते। मैंने बोला था पेरेंट चेन से अटैच पहले कार्बन को 1 और उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 2।
तो ये इथाइल है और ये भी इथाइल है, दोनों इथाइल है। और ये नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो 10 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेक, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं, डेकेन। और यहाँ पे पोजीशन देखो 5 6 डाइथाइल, तो आप लिख दो, ये तो बहुत आसान है, 5 6 डाइथाइल डेकेन, ये इसका नाम हो जाएगा। बहुत आसान था। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो पीसी चुनो, तो पीसी तो चुन चुके हैं, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट चुनो, तो सब्स्टिट्यूट भी चुन चुके हैं, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल देखते हैं। अगर हम लोग इधर से 1 2 3, तो ये 3 नंबर पे आएगा, और अगर इधर से हम लोग 1 स्टार्ट करते हैं, 2 करते हैं, तो ये 7 नंबर पे आएगा। तो ऑब्वियस है, आपको पता होगा कि इस साइड से हमें जाना है, ठीक है, इस साइड से लेके इस साइड निकलना है, इस साइड से हमें जाना है, इस साइड से हमें जाना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हमें इस साइड को फॉलो करना है, इस साइड को फॉलो करना है। तो देखो ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 पे कौन है, मिथाइल। अब फिर हम लोग आते हैं मिथाइल और इथाइल में। मैंने बोला था कि जब हमारा मिथाइल का पोजीशन क्या है 3, और इथाइल का पोजीशन क्या है, इथाइल का पोजीशन था 5 6 डाई इथाइल। तो अब बताओ कि पहले क्या देखेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि डाई का डी नहीं देखेंगे हम लोग, फिर भी यहाँ पे ई ही देखेंगे। डाई का डी को हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे ई ही देखेंगे। लेकिन इसमें अलग बात है कि डी और ई दोनों एम से पहले आते हैं, लेकिन इस बात को आप याद रखेंगे कि डाई का डी नहीं देखेंगे, इथाइल का ई देखेंगे, ठीक है, तो याद रखिए। तो अब इसका नोमेनक्लेचर आप कर दीजिए तो फटाक से। तो पहला तो कितना था, तो टोटल ये था हमारा 10, टोटल ये था हमारा 10, तो 10 का लिए हम लोग लिखेंगे डेकेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मिथाइल और इथाइल में पहले किसको लिखेंगे, तो ई पहले आता है, तो ई को पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 5 6 डाई इथाइल, और उसके बाद 3 मिथाइल डेकेन। तो 5 6 डाई इथाइल मिथाइल डेकेन, क्या नाम है इसका, 5 6 डाई इथाइल मिथाइल डेकेन, 5 6 डाई इथाइल मिथाइल डेकेन। चलो इसका नोमेनक्लेचर करो। इसका नोमेनक्लेचर भी बहुत इजी है, इसका नोमेनक्लेचर भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको नोमेनक्लेचर में कुछ नहीं करना है, आपको बस इस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, इस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है, इस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है। तो बताओ कि पहले 1 नंबर किसको मानेंगे, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे। तो आपको पता है कि 1 नंबर हम लोग डायरेक्ट पैरेंट चेन से अटैच वाले को मानते हैं, इसको हम लोग नहीं मानेंगे 1 नंबर, या नहीं मानेंगे। तो हम लोग 1 2 और ये हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 3, इसको हम 1 नहीं मानेंगे, 1 हम इसको नहीं मानेंगे। तो देखो प्रोपाइल हो गया, तो पहले लिख दो प्रोपाइल, प्रोपाइल लिख दो, 1 मिनट रुको, इसको अच्छे से लिखता हूँ। प्रोपाइल लिख दो, ठीक है। अब इसका पेरेंट चेन चुनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर से हम लोग जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियस है कि लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, तो ये 5 नंबर पोजीशन पे आएगा। अब इसका नाम लिखते हैं। तो हमारा ये पहले कितना हो गया, टोटल कितना है ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6
ये हमारा 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9, ये हमारा 10। तो प्रोपाइल के बाद पहले तो हम लोग पेरेंट चेन का नाम लिखो। तो पेरेंट चेन का नाम हमारा डेक और इसका नाम लिख दिए एन, डेकेन लिखा गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट में हमारा प्रोपाइल लिखा गया, और 1 नंबर पे है मिथाइल, 1 नंबर पे है मिथाइल। तो ये पूरे सब्स्टिट्यूट का नाम लिखा गया 1 2 3। सबसे लॉन्गेस्ट चेन, इसमें भी सेम टू सेम फॉलो करेंगे। सब्स्टिट्यूट में भी रूल्स बदलेंगे नहीं, सब्स्टिट्यूट में भी रूल्स सेम रहेंगे। रूल्स क्या रहेंगे उसमें भी सारे सेम रहेंगे। तो 1 2 3 सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, फिर 1 नंबर पे मिथाइल है, तो 1 नंबर पे मिथाइल है। अब इस सब्स्टिट्यूट का पोजीशन लिख दो, पेरेंट चेन के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 5, 5 नंबर में है, 5 नंबर में सब्स्टिट्यूट का पोजीशन है, 5 नंबर में सब्स्टिट्यूट का पोजीशन है। तो 5 1 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। चलिए, तो ये आपका हो गया, आप इसको ट्राई कीजिएगा। चलो इसको देखो, इसको मैंने इसलिए जान के दिया है क्योंकि बच्चे बड़े जल्दी में ऑप्शंस में आपको रहेगा हेक्सेन और दूसरा रहेगा हेप्टेन, फटाक से मार दोगे हेक्सेन, क्योंकि दिखने में आप लोगों को थोड़ा दिखता है 6 कार्बन का चेन था, अरे हेक्सेन मारो फटाक से, नहीं, आपको गिनना हो। ये सब चीज़ें बहुत ट्रिक क्वेश्चन होती है। जब आप कंपटीशन में जाते हो तो सबको पता है, नॉलेज बेसिकली वहाँ पे लगभग सबको होता है। बेसिकली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, आपके बेसिक ह्यूमर्स को चेक किया जाता है। तो गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, तो ये हेक्सेन नहीं होगा, ये हेप्टेन हो जाएगा। ख़त्म। चलो अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो टर्सरी ग्रुप एंड नियो ग्रुप। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। मैंने बोला था ना कि एल्केन लिखने को किसी को नहीं सिखाना चाहिए, एल्केन सबको लिखने आता है, बट एल्केन के अंदर जो कन्फ्यूज़न्स हैं वो कन्फ्यूज़न दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अभी इस सेक्शन में, इस पूरे डाउट सेशन में या इस पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डाउट्स आते हैं और उस सारे डाउट्स को एल्केन्स में दूर करेंगे। टोटल नोमेनक्लेचर के सीरीज में हम 300 क्वेश्चन डील करेंगे। उसके बाद आप आईआईटी एडवांस से लेके दुनिया का किसी भी एग्ज़ाम का, एक्सेप्शन को एग्ज़ाम्पल ना बनाएंगे आप, तो आप दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम का नोमेनक्लेचर को क्लियर कर सकते हैं। हमारे टीचर्स बहुत ग्रेट थे, उनके नॉलेज पे कोई शक नहीं था। मैं भी टीचर हूँ, बट मैंने जिनसे सीखा मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, उनके नॉलेज को डेडिकेट करता हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइसो ग्रुप, टर्सरी ग्रुप और नियो ग्रुप। तो पहले हम लोग इन तीनों का डेफिनेशन देखते हैं। देखो आइसो ग्रुप क्या होता है। आइसो ग्रुप हम लोग तब देखते हैं जब आइसो ग्रुप में एक वर्ड याद रखो, मेन बात पकड़ने का है सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन। आइसो ग्रुप में क्या देखोगे, सेकेंड लास्ट कार्बन में 2 मिथाइल लगे रहेंगे, 2 मिथाइल लगे रहेंगे, मिथाइल ही लगे रहेंगे, इथाइल नहीं होगा, इथाइल नहीं होगा, इथाइल नहीं होगा, इथाइल नहीं होगा, मिथाइल ही लगना चाहिए। कहाँ पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल लगे रहेंगे, 2 मिथाइल लगे रहेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू वैलेंट कार्बन एटम, सेकेंड लास्ट कार्बन। वैलेंट कार्बन एटम किसको बोलते हैं, मैंने बताया था वैलेंट कार्बन एटम किसको बोलते हैं। ये जो कार्बन से पेरेंट चेन से अटैच जो कार्बन होता है, पेरेंट चेन से अटैच कार्बन को वैलेंट कार्बन बोलते हैं। वहाँ से आपको देखना है सेकेंड लास्ट कार्बन। तो देखिए ये हमारा 1, ये 2, ये 3, तो देखिए ये लास्ट कार्बन है और ये है सेकेंड लास्ट कार्बन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसो ग्रुप, इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसो ग्रुप। और ये दोनों साइड जब अटैचमेंट होगा तो यहाँ इथाइल नहीं होना चाहिए या प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ नहीं, दोनों मिथाइल ही होगा। सेकेंड लास्ट कार्बन में दोनों में मिथाइल ही होगा, तब आप इसको लिख सकते हो आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। लेकिन अगर इसको हम नोमेनक्लेचर की तरफ से जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी ने आइसोब्यूटाइल भी यूज़ किया है, आइसोब्यूटाइल का कॉन्सेप्ट डाला है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज़ आप इसका नोमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। करो नोमेनक्लेचर, 1 2 3 प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। और सेकेंड पोजीशन पे क्या है, 1 और 2 पोजीशन पे है मिथाइल।
तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये ब्रैकेट में चला जाएगा। अब ये जिस नंबर में पीसी से जुड़ा होगा यहाँ पे उस नंबर का लिखेंगे और यहाँ पे पीसी लिख देंगे, यहाँ पे पीसी लिख देंगे। देखिए एल्केन लिखने सबको आता है, मैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप को लिखने सिखा रहा हूँ। मैं आइसो ग्रुप, टर्सरी ग्रुप और नियो ग्रुप में सब्स्टिट्यूट ग्रुप को लिखने सिखा रहा हूँ, क्योंकि एल्केन लिखने सबको आता है। इसमें बकवास बात है कि कोई एल्केन सिखा रहा है, क्योंकि एल्केन तो यार आप 9th में भी पढ़ के आए हो, 9th से भी आप जानते हो कि एल्केन कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन हम लोग आपको सिखाएंगे कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नेमिंग कैसे करते हैं, एल्केन में सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नेमिंग कैसे करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग टर्सरी ग्रुप। टर्सरी ग्रुप में क्या है? टर्सरी ग्रुप में याद रखिए कि जिस कार्बन एटम जो है, वैलेंट कार्बन कौन है? वैलेंट कार्बन जो डायरेक्ट पीसी से जुड़ा रहेगा, जो डायरेक्ट पीसी से जुड़ा हो, जो डायरेक्ट पीसी से जुड़ा हो, जो डायरेक्ट पीसी से जुड़ा हो, जो डायरेक्ट पीसी से जुड़ा हो और उसके तीनों पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप हो। क्या ग्रुप हो? एल्काइल ग्रुप हो। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होगा? CH3 ग्रुप हो, C2H5 हो या C3H7 हो। इस तरह के जो ग्रुप्स होंगे इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये तो आपको आता ही होगा। अगर एल्काइल ग्रुप हो तो यहाँ पे टर्सरी बोलेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन का कोई जिक्र नहीं है। सेकेंड लास्ट कार्बन का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। सेकेंड लास्ट कार्बन का कोई जिक्र नहीं है, सेकेंड लास्ट कार्बन का कोई जिक्र नहीं है, सेकेंड लास्ट कार्बन का कोई जिक्र नहीं है। पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, फिर से मैं बोलता हूँ, पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच कार्बन का तीनों पोजीशन अगर एल्काइल ग्रुप से फुलफिल्ड हो, एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो, एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? CH3, C2H5, CH3H7 जैसे ग्रुप से अटैच हो, एस ग्रुप से अटैच हो और वो कार्बन डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच हो, तब हम टर्सरी ग्रुप्स यूज़ करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको प्रैक्टिकली होते देखेंगे। आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको प्रैक्टिकली होते देखेंगे। चलिए नियो ग्रुप क्या होता है? नियो ग्रुप में फिर से आता है कॉन्सेप्ट सेकेंड लास्ट कार्बन का। मतलब नियो ग्रुप में आपको देखना पड़ेगा सेकेंड लास्ट कार्बन, और सेकेंड लास्ट कार्बन जो होगा उसके चारों ग्रुप में कार्बन होना चाहिए, उसके चारों ग्रुप में कार्बन होना चाहिए। देखिए 1 ये पेरेंट चेन से अटैच, ये देखो ये हमारा पीसी से अटैच होगा, ये हमारा पीसी से अटैच कार्बन है। अब 1 2 3, तो सेकेंड लास्ट कार्बन कौन है? 3 का, तो देखो ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन। उसमें बोलता है कि अगर चारों फ्री वैलेंट ग्रुप CH2 से, CH3 से, CH2 से, वैलेंट कार्बन हैविंग CH2 नॉन एज डियो, मतलब चारों वैलेंट पोजीशन पे CH3 और एक साइड से CH2 हो, एक साइड से CH2 हो या जो भी हो, यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन अगर चारों तरफ से भरा हुआ है, सेकेंड लास्ट कार्बन अगर चारों तरफ से भरा हुआ है, सेकेंड लास्ट कार्बन अगर चारों तरफ से भरा हुआ है, इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन का जिक्र आ रहा था जबकि इसमें नहीं आ रहा था, इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन का जिक्र है। चारों तरफ से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो और ये पूरा पेरेंट चेन बना रहा हो, मतलब सब्स्टिट्यूशन के अंदर पेरेंट चेन, और सेकेंड लास्ट कार्बन के दोनों साइड मिथाइल लगे हो, सेकेंड लास्ट कार्बन के दोनों साइड मिथाइल लगा हो। देखो एक साइड 1 साइड और 2 साइड, ये पेरेंट चेन है। इसको हम लोग 1 लेंगे, इसको हम लोग 2 लेंगे और इसको हम लोग 3 लेंगे, इसको हम लोग 3 लेंगे। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग नियोपेंटेन भी लिख सकते हैं। बट अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें तो आप इसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। हम इसको आगे देखेंगे, इसके नोमेनक्लेचर को हम इसको आगे देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन बने तो आप सीधा कार्बन गिनो और उसको पेंटाइल कर दो, नियो लगा के पेंटाइल कर दो। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, नियो लिख के डायरेक्ट पेंटाइल कर सकते हो। चलो अब हम लोग नोमेनक्लेचर देखना शुरू करते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए तो ये वाला अभी यही वाला क्वेश्चन है इसी का, नियोपेंटाइल। तो नियोपेंटाइल को अगर हम लिखते हैं तो नियोपेंटाइल का अगर नाम लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। एक बार मिलाइए तो आप अपने हिसाब से देखते हैं। 1
2 3। तो ये भैया प्रोपाइल लिख दिया, 3 है, 1 2 3 प्रोपाइल लिख दिया। फिर देखते हैं ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच है वो सेकेंड नंबर पोजीशन पे अटैच है, तो डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल, तो ये आपका हो गया। अब ये जो पेरेंट चेन से अटैच होगा वो इसका नंबर यहाँ लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे उसके पीसी के बारे में, यहाँ पे लिखोगे उसके पीसी के बारे में, तो ये काम ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद देखते हैं। यहाँ पे देखो सेकेंड लास्ट कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब सेकेंड लास्ट कार्बन देखो, ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन के सेकेंड लास्ट कार्बन के दोनों पोजीशन पे अगर मिथाइल लगा हो, दोनों पोजीशन पे अगर मिथाइल लगा हो तो इसको हम लोग नियो बोल सकते हैं, इसको हम लोग नियो बोल सकते हैं, इसको हम लोग नियो बोल सकते हैं। अगर नियो बोले तो डायरेक्ट सारे कार्बन के नंबर को जोड़ के आप लिख सकते हो, तो 1 2 3 4 2 6, तो आप इसको हेक्साइल लिख सकते हो, हेक्साइल लिख सकते हो, नियो हेक्साइल लिख सकते हो। लेकिन अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप नोमेनक्लेचर अभी तक में सीख गए होंगे, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ आप पीसी लिखेंगे, यहाँ आप पीसी लिखेंगे और यहाँ पीसी से अटैच नंबर को लिख देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? या तो आप नियो हेक्साइल लिख दो, या तो आप लिखो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल और इसके बाद ये पीसी का नंबर, जिससे कि जिस पेरेंट चेन के कार्बन से अटैच होगा उसका नंबर, और यहाँ आप लिखेंगे पीसी, बस काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन पे तो यहाँ पे आप देखिए कि ना तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आप वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, ना यहाँ पे आप लगा पाएंगे टर्सरी कार्बन का कॉन्सेप्ट, ना यहाँ पे लगा पाएंगे आप नियो कार्बन का कॉन्सेप्ट, ना यहाँ पे लगाएंगे टर्सरी कार्बन का कॉन्सेप्ट। तो जोश में आपसे गलती ना हो जाए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप देखिए दो साइड से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए एक तो इस साइड से जाओ 1 2 3, ये भैया 2 और ये हमारा 3, ठीक है। या तो इस साइड से करो 2 और इससे करो 3। तो देखो ये यहाँ तक क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका हम लोग नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे सोच के बताइए, ज़रा गौर से इसको देखिए, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, ये 1 ले लो और इसका आप नोमेनक्लेचर कर दीजिए, इसको आप एक साइड ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए एक साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। पोजीशन क्या है? 1 नंबर कार्बन से अटैच है, तो इसको आप ले लीजिए इथाइल। और इसके बाद 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। सॉरी इसको ले लिए हम 1 नंबर, इसको ले लिए हम 2 नंबर, इसको ले लिए हम लोग 3 नंबर, इसको हम लोग ले लिए 3 नंबर। तो 1 नंबर पे हमारा क्या है? 1 नंबर पे है हमारा 1 नंबर पे है 1 1
इथाइल और 2 नंबर पे है हमारा मिथाइल, और पूरा जो है हमारा 3-4 कार्बन चेन है तो हम लोग लिखेंगे प्रोपाइल। ये हो गया, और इसको हम लोग ये हमारा हो गया। इसके बाद हम यहाँ पेरेंट चेन का नंबर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PC को। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने इसलिए डाला है ताकि हमेशा जोश में आके होश ना गवा दिया जाए। हमेशा टर्सरी नियो पेंटेन वगैरह वगैरह में आप परेशान ना हो। आप हमेशा ये ना खोजने की कोशिश करें कि टर्सरी कार्बन कौन है, या आप ये ना खोजने की कोशिश करें कि नियो है या आइसो है। नहीं, आपको लॉजिकल रहना है, हमेशा बहुत समझदारी से काम करना है। आपको हमेशा ये देखना है कि ये आंसर कैसे जाएगा, आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको स्पीड करता हूँ, फटाफट आपको लेके चलता हूँ। चलिए, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। ये 1, ये 2 और ये 3। तो आप इसमें सीधा सीधा लिख सकते हो 1 1 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये बहुत आसान है, यहाँ नंबर, यहाँ PC। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, तो देखो सेकेंड लास्ट कार्बन, ये 1 ये 2। तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन वाला फॉर्मूला लग गया क्या कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर CH3 हो तो आइसोप्रोपाइल बोल देंगे। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर CH3 ग्रुप हो और दोनों तरफ CH3 ग्रुप हो, दोनों तरफ CH3 ग्रुप हो, तो इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बोल देंगे। दोनों तरफ अगर CH3 ग्रुप हो सेकेंड लास्ट कार्बन पे, ये मैटर नहीं करता है कि वही सेकेंड लास्ट कार्बन वैलेंट कार्बन हो। वैलेंट कार्बन कौन सा कार्बन होता है? वैलेंट कार्बन वो कार्बन होता है जो पेरेंट चेन से कनेक्ट होता है, जो पेरेंट चेन से कनेक्ट होता है। ये मैटर नहीं करता, सेकेंड लास्ट कार्बन होना चाहिए। वो वैलेंट हो भी सकता है और वैलेंट नहीं भी हो सकता है। अगर उसके दोनों तरफ CH3 है तो आइसो बोल दो। मैंने सिखाया था, तो इसको बोल दो आप आइसो। तो 3 है तो आप इसको बोलो आइसो प्रोपाइल। आप इसको बोल सकते हो आइसो प्रोपाइल, आप इसको बोल सकते हो आइसो प्रोपाइल। लेकिन अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करो तो नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, 1 मिथाइल इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल, इसका नोमेनक्लेचर बहुत आसान है, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 1 2 3। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर दोनों साइड, सेकेंड लास्ट कार्बन पे दोनों साइड अगर मिथाइल ग्रुप है तो इसको आइसो ग्रुप में लिया जा सकता है। तो इसको हम लोग आइसो लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 कार्बन है, टोटली 4 है, तो टोटली 4 है तो हम इसको बोल देंगे आइसो ब्यूटाइल। और नोमेनक्लेचर करना है तो बहुत आसान है, 3 कार्बन है तो भैया हमारा लिखेंगे प्रोपाइल, और सेकेंड नंबर पे है तो 2 मिथाइल। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, यह हमारा पेरेंट चेन का नंबर, और ये हमारा PC। चलिए, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, 1 2 3। तो 3 और ये 4। तो अगर हम बेसिक नोमेनक्लेचर करें तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल, और 3 नंबर पे है तो 3 मिथाइल। ये हो गया, और इसके बाद इसको ब्रैकेट में डालेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। ये हमारा PC, तो PC का नंबर यहाँ लिखेंगे, और ये हमारा पेरेंट चेन लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। और अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल। 5 है ना, आइसो पेंटाइल। चलिए आगे आते हैं, टर्सरी का एग्जाम्पल देखते हैं। टर्सरी के एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि उसमें सेकेंड लास्ट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वैलेंट कार्बन के तीनों पोजीशन पे R ग्रुप लगा हो, R ग्रुप लगा हो, R में मैंने बोला था एल्काइल हो, मैंने मीथेन का जिक्र नहीं किया था। मीथेन का जिक्र मैंने सिर्फ आइसो में किया था।
मीथेन का जिक्र मैंने सिर्फ आइसो में किया था, बाकी टर्सरी ग्रुप में आर ग्रुप रहेगा तो चल जाएगा, यहाँ मीथेन होना ज़रूरी नहीं है। तो इसका नोमेनक्लेचर करके दिखाइए आप। तो इसका नोमेनक्लेचर करिएगा तो ये बहुत आसान है, इसको आप लिख सकते हैं टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। और अगर इसका बेसिक नोमेनक्लेचर करें तो बहुत आसान है, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। देखिए ये 1 कार्बन और इधर 2 है, इसलिए प्रोपाइल लिया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? प्रोपाइल क्यों लिया ये समझ में आया क्या? क्योंकि ये देखो ये ऐसे है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तो 1, 2 और ये 3, इसलिए प्रोपाइल लिया। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप है तो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, या आप इसको टर्ड बोल सकते हो। तो टर्ड का भी एग्जाम्पल क्लियर कर दिया। अब नियोहेक्सेन का एग्जाम्पल देखो। नियोहेक्सेन में मैंने बोला था सेकेंड लास्ट कार्बन मैटर कर जाएगा, नियोहेक्सेन में मैंने बोला था सेकेंड लास्ट कार्बन मैटर कर जाएगा। इवन कि नियोहेक्सेन में मैंने आपको शायद नहीं बोला था, पर नियोहेक्सेन में मैंने सीधा बोला था सेकेंड लास्ट कार्बन कवर्ड विथ ऑल 4 साइड। सेकेंड लास्ट कार्बन कवर्ड विथ ऑल 4 साइड हो तो खेल ख़त्म है, नियो बोला जा सकता है। सेकेंड लास्ट कार्बन अगर कवर्ड है ऑल 4 साइड से तो नियो बोला जा सकता है। तो चलो देखते हैं कि क्या सेकेंड लास्ट कार्बन कवर्ड है। तो देखते हैं 1, 2 और ये 3, तो ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट कार्बन चारों तरफ से कवर्ड है। यस, 1, 2, 3 और 4, 4 तरफ से कवर है। इसका मतलब है कि ये नियो ग्रुप है, 5 कार्बन है तो पहले लिख दो नियो, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है तो इसको लिख दो पेंटाइल। ठीक है, इसको लिख दो पेंटाइल। लेकिन इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। देखो तो ये सही है क्या? 1, 2, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लिखा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल लिखा। सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो मिथाइल लिखा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इसका पीसी लिखेंगे, इसका पीसी लिखेंगे और पीसी का नंबर लिखेंगे। आगे बढ़ो, चलो फिर से देखते हैं। सेकेंड लास्ट कार्बन चारों तरफ से ऑक्यूपाई है, 1, 2, 3, 4, चारों तरफ से ऑक्यूपाई है। इसका नोमेनक्लेचर करो तो नोमेनक्लेचर करने के बाद आपको क्या मिलेगा? नोमेनक्लेचर करने के बाद आपको अगर नियो वाला नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो नियो हेक्साइल। और अगर इसका बेसिक नोमेनक्लेचर करेंगे तो 3 नंबर पे 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, ये यहाँ पे आप पीसी लिखेंगे, यहाँ पे पीसी लिखेंगे और ये पीसी का नंबर। तो मैंने आपको जो इतना बताया, चाहे मैंने आइसो बताया हो, चाहे मैंने आइसो बताया हो, चाहे मैंने टर्सरी बताया हो या मैंने नियो बताया हो, इन तीनों के बेसिक डिफरेंस और इनके ऊपर जो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में नोमेनक्लेचर है उसको मैं सिखा चुका हूँ। उसको एक एक एग्ज़ाम्पल, 2 एग्ज़ाम्पल लेके मैं समझा चुका हूँ। आप बस यहाँ से रिवीजन कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा एल्केन में। मुझे लगता है कि नियो क्लियर है, टर्सरी क्लियर है और आइसो क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैं इस बात को आपको जिक्र करूँ, केमिस्ट्री बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं ये बात बहुत ऑब्वियसली कह सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं आइसो के लिए, नियो के लिए, टर्सरी के लिए। बट एट योर लेवल, एट नीट एंड एडवांस लेवल या IIT लेवल, यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दिस थिंग्स। मैं ये बात मानता हूँ कि आइसो के लिए बहुत बड़ा रूल लिस्ट है, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ज्ञानी नहीं बनना है, मुझे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मुझे बस इतना जानना है जिससे कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मुझे ज़्यादा PhD करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसमें आप बताइए कि आइसोब्यूटाइल क्या होगा। तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल, तो सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल। देखो सेकेंड लास्ट कार्बन, इस पे 2 मिथाइल, 1 और 2, लेकिन यहाँ पे तीसरा भी फुलफिल है तो ये तो टर्सरी हो जाएगा। ये तो हमारा टर्सरी हो गया। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड लास्ट कार्बन 1, 2, 3, तो ये भी हो सकता है। सेकेंड लास्ट कार्बन तो ये तो फुलफिल करेगा ही नहीं। फिर देखते हैं 1, 2,
3 या इधर ले लो 3, तो देखो सेकेंड लास्ट कार्बन उस पर 2 मिथाइल 1 और 2, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा आइसो ग्रुप, यही हो जाएगा आइसोब्यूटाइल 1 2 3 4 4 है। ठीक है, इसमें देखते हैं 1 2 सेकेंड लास्ट कार्बन नहीं, ये चारों तरफ से फिल है तो इसको हम लोग नियो बोल सकते हैं। देखो देखो इसको गौर से देखो इसको 1 2 3 ये हो गया। सेकेंड लास्ट कार्बन के चारों कार्बन एटम फुलफिल होने चाहिए, 1 2 3 4, चारों सेकेंड लास्ट पे फुलफिल है तो नियो लगा दिए, आंसर आइसोब्यूटाइल में ये चला जाएगा। अब आप लोग बेसिक इजी नोमेनक्लेचर देखते हैं, जिसमें कि हम लोग इजी नोमेनक्लेचर देखते हैं। अगर इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो 1 2 3 4 5, सबसे लार्जेस्ट चेन क्या है 5 है तो पेंट, और फिर ये एल्केन है तो लगा दो एन, और 2 नंबर पे लगा हुआ है तो 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद आप देखते हैं इसको दो 1 2 3 4 5, और इधर से दो तो 1 2 3 4 5, तो इधर से देखो दोनों साइड अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये भी 2 4 आ गया और ये भी 2 4 आ गया। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, कुछ मत करो, दोनों साइड से अगर सेम है तो एक साइड पकड़ के लिख दो, मतलब इसमें कन्फ्यूज़न आएगा। तो इस क्वेश्चन को मेरे डालने का यही मतलब है कि कुछ मत करो, बस दोनों साइड से देखो और दोनों को लिख के ख़त्म करो। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है। 2 के बाद हम लोग लिख देंगे 4, चलो फिर से लिखते हैं 2, इसके बाद लिखे 4, दोनों तरफ मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन है तो 5, तो पेंट, और सफिक्स लगाएंगे तो एन, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। ये आपको आ चुका होगा, मेरे ख्याल से ये आपको आ चुका होगा, ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं, अगर हम लोग इधर से नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो रूल नंबर 1 रूल 1 फॉलो, रूल 2 फॉलो, दोनों तरफ से 6 6 है। फिर रूल 3 लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओ, तो सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट लोकेंट पोजीशन देना है। तो पहले हम लोग इस साइड से चलते हैं, हम लोग चलते हैं राइट टू लेफ़्ट चलेंगे तो मिथाइल को पोजीशन मिलेगा 2 और 5, ठीक है। और अगर हम लोग इस साइड से चलते हैं तो मिथाइल को पोजीशन मिलेगा 2 2 5। तो बताइए कि ओवरऑल जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन लोएस्ट आएगा, तो आपको पता चल गया होगा ये लोएस्ट आएगा। 2 2 4, 4 और 5, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और इधर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12। पर ये हमेशा काम नहीं करता है, आपको बस फर्स्ट पोजीशन से पता चले, फर्स्ट पोजीशन से नहीं पता चले तो सेकेंड पोजीशन पे जाइए, सेकेंड पोजीशन से भी पता ना चले तब थर्ड पोजीशन पे जाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि दोनों लोएस्ट लोकेंट रूल में सबको जोड़ देते हैं, तो ओवरऑल वो सेम ही आता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जोड़ने से हमेशा काम नहीं चलेगा, आपको फर्स्ट पोजीशन देखना है, फिर सेकेंड देखना है, फिर थर्ड देखना है, फर्स्ट देखना है, सेकेंड देखना है और फिर थर्ड देखना है। तो ऑब्वियसली है कि ये हो जाएगा। तो फिर सारे मिथाइल हैं तो आपको पता होगा 2 2 5, चलो रुको मैं मिटा के लिख देता हूँ। तीन है तो ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन का चेन है 5 6, तो हेक्स, कौन सा ग्रुप है सफिक्स में एल्केन है तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, कंपाउंड का नाम लिखिए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है ये। चलो पहले तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन खोजते हैं। देखो 1 2 3 4 5, और अगर इधर आ जाए तो 4 और 5। तो अब देखो तो किस चेन में सबसे ज़्यादा
किस चेन में सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, तो इस चेन में चलते पहले। तो इस चेन में हमें एक सब्स्टिट्यूशन मिला, लेकिन अगर हम लोग इस चेन में चलते हैं 1 2 3 4 और 5 में चलते हैं तो इस चेन में हमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन मिला। तो मैंने बताया था रूल 2 लेके चलो, जिसमें सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा मिले उसी को फॉलो करना है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा मिले उसी को फॉलो करना है। तो पहले इस दोनों सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का लोएस्ट लोकेंट रूल भी लगाना है। तो आप क्या करोगे कि लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए इसका नियम लगाओगे तो आप पाओगे कि इसको रूल 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। आप अगर लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओगे, आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, तो पहला जो सब्स्टिट्यूट है उसका नाम होगा 3 इथाइल, ये आपको समझ में आया होगा। और इसका नाम होगा 2 डाई मिथाइल। तो मैंने बोला था कि डाई को नहीं देखते हैं अल्फ़ाबेट में, हम लोग M और E देखेंगे, M और E देखेंगे, M और E देखेंगे, M और E देखेंगे। तो पहले कौन लिखाएगा, E या D? E और M। तो बताइए आप बताइए, ABCD आता होगा आप लोगों को कि E पहले आता है या M पहले आता है अल्फ़ाबेट में। तो आपको पता है E पहले आता है, सॉरी E पहले आता है। तो आप लिख देंगे क्या इसका नाम, आप इसका नाम लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल। फिर लिखेंगे 2 डैश डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है भैया, ये 5 कार्बन का चेन है, पेंट और एल्केन में एल्केन। 3 इथाइल 2 डाई मिथाइल पेंटेन। इसमें पूरी तरह स्पष्ट है। डाई को डी नहीं कंसीडर करेंगे, डाई का डी कंसीडर नहीं करेंगे, M कंसीडर करेंगे। मैंने बोला था डी कंसीडर में नहीं लिया जाता है। आगे बढ़ो। इसका हम लोग देखते हैं। तो देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। एक तो इस साइड से चलो, या तो आप इस साइड से भी चल सकते हो। इसको 6 दे दो, इसको 7 दे दो, तो आप देख पाएंगे कि किस चेन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूट ग्रुप आएगा। तो दोनों चेन में आप देख पाएंगे कि दोनों चेन में सब्स्टिट्यूट ग्रुप सेम है। ये देखो, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। दोनों चेन में सब्स्टिट्यूट ग्रुप सेम है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कि उस सब्स्टिट्यूट को लेस नंबर मिलेगा जिसका अल्फ़ाबेट कम है, उस सब्स्टिट्यूट को लेस नंबर मिलेगा जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। तो अगर इस सब्स्टिट्यूट की बात करें, हम लोग पेरेंट चेन इसको मान लेते, चलो अगर इसको भी मानेंगे तो सेम ही रहेगा, इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग पेरेंट चेन मानते हैं। इसको भी मान के आप देखिए तो लगभग आपको सेम ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको पेरेंट चेन मानते हैं। तो 3rd पोजीशन पे मिथाइल मिलेगा और इथाइल आपको मिलेगा 5th पोजीशन पे। अब बताइए कि इथाइल को हम लोग E से लिखते हैं और मिथाइल को हम लोग M से लिखते हैं। और अगर हम लोग इस साइड से चले तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो आप बताइए कि इथाइल को हम 3 पोजीशन दे, इथाइल को हम लोग 3 पोजीशन दे या 5 दे, और मिथाइल को हम लोग 3 पोजीशन दे या 5 दे। तो हम बोले थे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाके चेक करो। तो E पहले आता है M से, तो हम लोग यही सही मानेंगे, इसको गलत मानेंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग आंसर राइटिंग करें तो आंसर राइटिंग में बहुत आसान है। क्या लिखोगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल, और ये हो जाएगा हेप्टेन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब आपको एक भी डाउट नहीं होगा एल्केन में।
अब आप जहाँ से भी जिस भी किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप कीजिए। आपको किसी भी प्रकार से डाउट आने का कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है मुझे। प्लीज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैंने बताया, मैंने 25 क्वेश्चन बताया जो सिर्फ और सिर्फ एल्केन का क्वेश्चन है। इसमें कोई एल्काइन सब्स्टिट्यूट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर एल्केन का क्वेश्चन है और प्योर एल्केन के सारे कॉन्सेप्ट हैं। सो प्लीज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पढ़ने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्वेश्चन बनाने से ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, थैंक यू। अब हम लोग आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। ओके, थैंक यू।